हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 6। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो जिसमें अपन ने रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में स्टडी की थी, तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं। आज के वीडियो में अपन चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और स्टार्ट करेंगे सेंस ऑर्गन। और अपनी बुक में दो सेंस ऑर्गन डिटेल में दे रखे हैं, एक आई और ईयर। आज के वीडियो में अपन आई को कंप्लीटली स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं कि सेंस ऑर्गन क्या होते हैं। तो देखो, सेंस ऑर्गन आप सब जानते हैं कि वो ऑर्गन होते हैं जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेज आते हैं, जिस भी तरह की स्टिमुलाई होती है उसको रिसीव करते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं। अपनी बॉडी में आप सब जानते हैं 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, स्किन, नोज, टंग, आई और ईयर। स्किन जो होता है बेसिकली अपन को टच, टेम्परेचर और प्रेशर इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। और इसके लिए इसके पास जो रिसेप्टर होते हैं उनको कहते हैं थिग्मो रिसेप्टर, जो टच के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, थर्मो रिसेप्टर जो टेम्परेचर के बारे में बताते हैं। स्किन की वजह से अपन किसी चीज का टच, प्रेशर फील कर पाते हैं, ठंडा गर्म फील कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है नोज। नोज जो है वो ऑर्गन ऑफ स्मेल है और इसका जो रिसेप्टर है उसे कहते हैं ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। फिर है टंग। टंग जो होती है वो अपनी ऑर्गन ऑफ टेस्ट है और इसका जो रिसेप्टर होता है उसे कहते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर। नेक्स्ट है आई। आई जो है वो ऑर्गन ऑफ विजन है, इसे अपन देख पाते हैं और इसमें जो रिसेप्टर होता है उसे कहते हैं फोटो रिसेप्टर। और नेक्स्ट है ईयर। ईयर जो है वो ऑर्गन ऑफ लिसनिंग, हियरिंग और ऑर्गन ऑफ बैलेंस भी है। इसे अपन नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे ईयर के बारे में। और इसमें जो रिसेप्टर होता है उसे फोनो रिसेप्टर कहते हैं। स्किन के बारे में अपने चैप्टर में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आप इतनी ही इंफॉर्मेशन याद रखें। नोज और टंग के जो रिसेप्टर है उनके बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन है, तो सबसे पहले अपन उन्हीं को समझते हैं। नोज जो होता है उसके ऊपर एक मतलब लेयर होती है और नोज कंटेन म्यूकस कोटेड रिसेप्टर, और उसके ऊपर म्यूकस की क्या होती है, एक लेयर होती है और फिर रिसेप्टर होते हैं। और नोज के अंदर जो रिसेप्टर होते हैं उन्हें कहते हैं ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। अब देखो, इसको अपन डायग्राम से समझते हैं। देखो, ये वाली जो सबसे नीचे जो लेयर दिख रही है आपको, इसे कहते हैं ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम। और इसके ऊपर देखो एक और लेयर बना रखी है गैप के साथ, जो है म्यूकस लेयर, ठीक है। और इस ओल्फैक्टरी एपिथेलियम में 3 तरह की सेल होती है। एक सेल होती है जो ओल्फैक्टरी सेल्स कहलाती है, एक बेसल सेल होती है और एक क्या होती है, सपोर्टिंग सेल्स होती है। तो एनसीईआरटी इसके बारे में लिखती है कि क्या लिखा हुआ है अपनी बुक में कि दे कंटेन ओल्फैक्टरी एपिथेलियम, अभी अपन ने देखा था। और उसमें 3 तरह की सेल होती है, सपोर्टिंग सेल, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल और बेसल सेल्स होती है, ठीक है। द न्यूरॉन ऑफ ओल्फैक्टरी एपिथेलियम एक्सटेंड्स फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट टू अ बीन शेप्ड ऑर्गन ओल्फैक्टरी बल्ब। देखो, जो न्यूरॉन जो होते हैं जो ओल्फैक्टरी एपिथेलियम से निकलते हैं वो आउटसाइड एनवायरनमेंट से कहां तक जाते हैं, ओल्फैक्टरी बल्ब तक जाते हैं। इसको भी अपन डायग्राम से समझते हैं। देखो, इन 3 सेल में से जो ओल्फैक्टरी सेल है उसका देखो वो एक तरह का न्यूरॉन ही है, ठीक है। और कैसा न्यूरॉन है, बाइपोलर न्यूरॉन है। तो देखो इस तरफ देखो, इसका एक्सॉन जो है वो कहां तक जा रहा है, एक स्ट्रक्चर में जा रहा है जिसे क्या कहते हैं, ओल्फैक्टरी बल्ब कहते हैं, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि ओल्फैक्टरी एपिथेलियम से न्यूरॉन कहां तक एक्सटेंड होता है, आउटर एनवायरनमेंट जो इस तरफ होगा और वहां से ओल्फैक्टरी बल्ब तक होगा, ठीक है। ये आउटर एनवायरनमेंट है। इंफॉर्मेशन जो होगी वो इस तरफ आएगी और इधर से रिसीव करके ओल्फैक्टरी बल्ब तक ले जाई जाएगी। ओल्फैक्टरी बल्ब से बहुत सारी नर्व्स का बंडल होगा जिसे ओल्फैक्टरी नर्व्स कहेंगे अपन, फाइबर का बंडल होगा, सॉरी, जिसे क्या कहेंगे, ओल्फैक्टरी नर्व। और ये फिर ओल्फैक्टरी नर्व कहां तक जाएगी, ब्रेन तक जाएगी। तो इस तरीके से अपने सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन जाती है। एक और चीज, यहां पर ओल्फैक्टरी एपिथेलियम में देखो एक तरह की ग्लैंड होती है जिसे कहते हैं बॉमन्स ग्लैंड। और ये जो ग्लैंड होती है म्यूकस सिक्रेट करती है जो इस लेयर के अंदर इकट्ठा होता रहता है, ठीक है। तो इससे ये म्यूकस की लेयर बनती है। तो अगर आपको कोई पूछे कि यहां पर ओल्फैक्टरी एपिथेलियम में म्यूकस कौन सिक्रेट करता है, तो बॉमन्स ग्लैंड सिक्रेट करती है। ये अपने इतना ही इंफॉर्मेशन अपन को करना है किसके बारे में, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर के बारे में। नेक्स्ट है टंग। देखो, टंग जो होती है वो आप सब जानते हैं टेस्ट डिटेक्ट करती है और इसके लिए टेस्ट बड होते हैं टंग के ऊपर और उनके अंदर क्या होता है, गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो होता है
वो थोड़ा सा अलग दिख रहा है, लेकिन जो लेबलिंग है वो लगभग लगभग सेम है। इसमें भी 3 तरह की सेल है। देखो, सपोर्टिंग सेल इधर भी थी, सपोर्टिंग सेल इधर भी है, बेसल सेल इधर भी थी, बेसल सेल इधर भी है। यहां पर जहां ओल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल थी वहां गस्टेटरी सेल्स होती है। एक और डिफरेंस होता है, या ओल्फैक्टरी जो सेल होती है वो खुद इंपल्स को ट्रांसमिट कर सकती है, क्योंकि वो एक खुद एक तरह का क्या न्यूरॉन है, जबकि गस्टेटरी सेल ऐसा ना होती। तो गस्टेटरी सेल से न्यूरॉन जुड़े हुए रहते हैं और फिर उनका जो बंडल बनता है वो एक नर्व फाइबर्स बन जाएगा। ठीक है, दूसरी तरफ देखो, ये दूसरी तरफ जो एक पोर लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है इसे कहते हैं टेस्ट पोर, और यहां पर जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये क्या है, माइक्रोविलाई। तो इस तरफ से इंफॉर्मेशन आती है और इस तरफ की तरफ क्या करती है, मूव करती है। इधर इस तरफ से इंफॉर्मेशन इस तरफ मूव करती है। तो यही अपने नोज और टंग के बारे में इंफॉर्मेशन थी। एक और लाइन लिखी हुई है बुक में कि बोथ टंग एंड नोज डिटेक्ट डिसॉल्व्ड केमिकल, दोनों वहां तक डिसॉल्व्ड केमिकल्स जाएंगे और फिर उनको क्या करती है, वो सेंस करती है। तो ये अपने नोज और टंग के बारे में था। अब अपन वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे आई के बारे में। तो पहले आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं जो कि है आई। और आई एक तरह का अपना क्या है, सेंस ऑफ विजन प्रोवाइड करवाती है। ये इसमें जो रिसेप्टर होते हैं उन्हें कहते हैं फोटो रिसेप्टर, और आई की हेल्प से अपन देख पाते हैं। ठीक है, और ये साथ ही साथ में लाइट की इंटेंसिटी के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आई के स्ट्रक्चर से। तो एक ह्यूमन आई कुछ इस तरह की दिखाई देती है, इसको अच्छे से समझना। इसकी जो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर जो है उसको कहते हैं स्क्लेरा। क्या कहते हैं, स्क्लेरा। और ये फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है, और फाइब्रस टिश्यू जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, जिसकी वजह से ये अपना शेप जो है वो मेंटेन कर पाती है। ठीक है, लेकिन ये स्क्लेरा जो है जब यहां फ्रंट की तरफ आती है तो थोड़ी सी बाहर की तरफ उभरी हुई होती है और एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाती है। इस आगे वाले पोर्शन को कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं, कॉर्निया। तो आंख की जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो कौन सी होती है, स्क्लेरा। फ्रंट की तरफ वो क्या बनाती है, कॉर्निया बनाती है। और कॉर्निया और स्क्लेरा को कलेक्टिवली अपन क्या कह सकते हैं, फाइब्रस लेयर कोट या फिर ट्यूनिका फाइब्रोसा, क्योंकि ये फाइब्रस टिश्यू की क्या होती है, बनी होती है। इसे फाइब्रस लेयर भी बोल सकते हैं और ट्यूनिका फाइब्रोसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक और चीज, कॉर्निया जो होती है उसके ऊपर एक लेयर होती है और इस लेयर को कहते हैं कंजेक्टिवा। कंजेक्टाइवा भी रीड कर सकते हैं आप। और ये जो लेयर जो होती है ये कॉर्निया को बचाती है। ठीक है, प्रोटेक्शन का काम करती है। ये भी ट्रांसपेरेंट ही होती है। और अगर इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है तो अपन उसे कंजेक्टिवाइटिस कहते हैं। आप आम भाषा में इसे आई फ्लू के नाम से जानते हैं। और उस समय यहाँ रेडनेस होने लगती है। तो वो बेसिकली इस जगह पर क्या होती है, इन्फ्लामेशन की वजह से होता है। ठीक है, एक और चीज, कॉर्निया जो होती है यहां पर कोई भी तरह की ब्लड सप्लाई नहीं है। और क्योंकि कोई ब्लड सप्लाई नहीं है तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कॉर्निया ट्रांसप्लांट आराम से हो सकता है, क्योंकि कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड ग्रुप चेक करो और कुछ चेक करो। ठीक है, तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होता है। इसका कारण है कि कॉर्निया कैसी होती है, ए वेस्कुलर होती है। जब भी अपन आई ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं तो जनरली अपन किसकी बात करते हैं, कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन की ही बात करते हैं। तो अगर कभी कोई पूछे कि कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन सबसे आसानी से और सबसे सक्सेसफुल क्यों है, क्योंकि वो कैसा होता है, ए वेस्कुलर होता है। और ये स्क्लेरा भी कैसी होती है, ए वेस्कुलर ही होती है। फिर आती है अपन सेकेंड लेयर में। जो सेकंड जो अपनी लेयर है वो बेसिकली क्या है, हाईली वेस्कुलर लेयर है, जिसे क्या कहते हैं, कोरॉइड। इसमें बहुत सारी ब्लड सप्लाई होती है। अब ये कोरॉइड जो है वो पीछे की तरफ एकदम थिन है, लेकिन जब फ्रंट की तरफ जाती है तो थोड़ी सी थिक बन जाती है। और इस पोर्शन को कहते हैं सीलियरी बॉडी। क्या कहते हैं, सीलियरी बॉडी। और ये सीलियरी बॉडी और आगे एक्सटेंड होकर एक स्ट्रक्चर डेवलप करती है जिसे कहते हैं आइरिस। और इन तीनों ही लेयर में हाईली वेस्कुलर स्ट्रक्चर होने की वजह से इन तीनों ही स्ट्रक्चर को कलेक्टिवली कहते हैं वेस्कुलर लेयर या वेस्कुलर कोट, या इसे ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा भी कह सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और चीज, जो ये कोरॉइड जो होती है इसमें ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है, तो ये न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करने का काम करती है। साथ ही में कोरॉइड जो होती है उसमें मिलेनिन पिगमेंट होता है, और मिलेनिन पिगमेंट की वजह से ये पूरा जो है इसको एक डार्क चैम्बर जैसा बनाती है, ताकि इमेज और अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, और अच्छे से यह विजिबल हो। और एक चीज, जो ये फ्रंट की तरफ ये जो है इसे कहते हैं सीलियरी बॉडी।
और ये सीलियरी बॉडी जो होती है इसमें भी दो स्ट्रक्चर होते हैं। एक जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या करता है, यहां पर एक लिक्विड बनाएगा जिसे कहेंगे एक्वस ह्यूमर, और दूसरा इसमें सीलियरी मसल्स होती है जो आई लेंस को शेप को चेंज करने के काम आएगी। ये एक एक करके अभी अपन देखेंगे आगे भी, ठीक है। और ये लेंस जो होता है वो कैसा है, बाई कॉन्वेक्स लेंस है, और ये यहां पर सीलियरी बॉडी से सस्पेंसरी लिगामेंट से जुड़ा हुआ रहता है। एक और चीज, ये आइरिस जो है ये बेसिकली फ्रंट से देखने पर, जब अपन आंख को फ्रंट से देखते हैं तो अपन को ये एक सर्कल दिखाई देता है, फिर उसके अंदर एक और ये वाला जो पोर्शन है ये बेसिकली कलरफुल होता है, सब में अलग अलग कलर का, ब्राउन कलर का, ब्लू कलर का, ब्लैक कलर का, वो बेसिकली आइरिस की वजह से। तो आइरिस जो है वो कलर ऑफ आई प्रोवाइड करवाता है। इस आइरिस के बीच में देखो आपको गैप दिखाई दे रहा है, और ये गैप इसमें ये सर्कल के फॉर्म में दिखता है, और इसे कहते हैं प्यूपिल। क्या कहते हैं, प्यूपिल। यहां पर लेबल नहीं किया हुआ, आप लेबल कर लेना, ये क्या है, प्यूपिल, ठीक है। ये जो बीच का गैप है वो। एक और चीज, फिर अपन बात करते हैं थर्ड लेयर की। जो थर्ड लेयर होती है उसमें नर्व्स आती है, इसलिए इसे कहते हैं ट्यूनिका नर्वोसा या न्यूरल लेयर, और इसे अपन रेटिना के नाम से आपने सुन रखा होगा। और इसमें होती है फोटो रिसेप्टर सेल्स। कैसे काम करती है वो अभी अपन बाद में डिटेल में देखेंगे। एक इसमें यहां पर एक डिप्रेशन है जिसे कहते हैं फोविया, इसके बारे में भी अपन बाद में अच्छे से समझेंगे। और यहां से देखो ऑप्टिक नर्व्स निकलती है, और साथ में ब्लड वेसल्स भी अंदर एंटर करती है, और जिस जगह पर ये सब निकलती है और एग्जिस्ट करती है उस जगह पर फोटो रिसेप्टर सेल नहीं होती। यही वजह यहां इमेज नहीं बनती, और इसे कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। एक और चीज, लेंस जो है इस पूरे अंदर के होलो चैम्बर को दो पोर्शन में डिवाइड करता है। एक लेंस और कॉर्निया के बीच में चैम्बर है जिसे एक्वस चैम्बर कहते हैं, और एक लेंस और ये अंदर वाली लेयर रेटिना के बीच में चैम्बर है जिसे विट्रस चैम्बर कहते हैं। यहां पर एक्वस ह्यूमर फिल होगा, यहां पर विट्रस ह्यूमर फिल होगा। एक एक करके अपन सारी चीजों को वापस डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं आई के बारे में। तो आई जो है वो बेसिकली कहां लोकेट होती है, अपने स्कल में सॉकेट होते हैं, और उसके अंदर होती है, इनको कहते हैं ऑर्बिट्स। एक एडल्ट ह्यूमन आई जो होती है नियरली स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है, और उसकी जो वॉल होती है उसमें तीन लेयर होती है। कौन कौन सी थी, स्क्लेरा, कोरॉइड और रेटिना। सबसे पहले लेते हैं स्क्लेरा के बारे में। स्क्लेरा जो होती है मीजोडर्मल होती है ओरिजिन में, इसे व्हाइट ऑफ आई भी कहते हैं। जब अपन आंख को फ्रंट से देखते हैं तो यहां पर जो व्हाइटिश सा पोर्शन दिखता है वो बेसिकली अपन स्क्लेरा के बारे में कह रहे हैं, ठीक है। व्हाइट ऑफ आई है, ये ए वेस्कुलर है, यहां कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती। आउटर मोस्ट लेयर है, और किसकी बनी होती है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। और कौन से कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, फाइब्रस। और कौन सा फाइबर होता है, कोलेजन फाइबर होता है। एंटीरियर पोर्शन ऑफ स्क्लेरा इज ट्रांसपेरेंट एंड स्लाइटली बल्ज्ड आउट। देखो जो एंटीरियर पोर्शन था अभी अपन ने देखा था वो स्लाइटली बाहर की तरफ निकला होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और यहां से लाइट एंटर कर सकती है, और इस पोर्शन को क्या कहते हैं, कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया अलाउ लाइट टू पास इनटू आई, और कॉर्निया जो है लाइट को अंदर की तरफ आने देती है। ड्यू टू ए वेस्कुलर नेचर कॉर्निया इज ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम एनी पर्सन, और सक्सेसफुल भी होता है, ठीक है। कॉर्निया गेट्स नरिशमेंट फ्रॉम एयर एंड एक्वस चैम्बर। अब देखो कॉर्निया जो है वो ए वेस्कुलर है, तो जब ब्लड सप्लाई होगी नहीं तो वो अपना ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स ये सब कहां से लेगी। तो कॉर्निया जो है वो एयर के कांटेक्ट में होती है, तो एयर से डायरेक्टली ऑक्सीजन वगैरह ले सकती है। इसके अलावा कॉर्निया के टच में अंदर की तरफ एक्वस चैम्बर होता है, और ये एक्वस चैम्बर बेसिकली ब्लड के फिल्टर होने से बनता है, तो इसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं कुछ, और ऑक्सीजन सप्लाई भी होती है। तो कॉर्निया जो है अपना न्यूट्रिशन और जो भी है वो कहां से लेती है, डायरेक्ट एयर से और एक्वस चैम्बर से लेती है, और एक्वस चैम्बर में भी एक्वस ह्यूमर से लेती है। कॉर्निया इज कवर्ड बाय कंजक्टिवा, जो अभी मैंने बोला था, इसमें इन्फ्लामेशन होने पर कौन सी डिजीज हो जाती है, आई फ्लू होती है। अगर स्क्लेरा के फंक्शन के बारे में बात करें तो स्क्लेरा जो होती है आईबॉल का शेप जो है वो मेंटेन करती है, और ऐसा क्यों हो पाता है, क्योंकि इसमें कोलेजन फाइबर होते हैं, और इट प्रोटेक्ट ऑल इनर लेयर ऑफ आई, और अंदर की लेयर को प्रोटेक्ट करती है। एक चीज मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको पूछे कि कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन सक्सेस क्यों होता है, तो क्यों होता है, क्योंकि वो एक वेस्कुलर नेचर की होती है। तो आप ये नोट कर लीजिए, डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ कीजिए। फिर अपन सेकंड लेयर कोरॉइड के बारे में देखते हैं। तो नेक्स्ट अपन लेते हैं सेकंड लेयर, जो कि बेसिकली है कोरॉइड।
तो देखो ये सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी थी, स्क्लेरा। उसके जस्ट नीचे जो ये लेयर देख पा रहे हैं आप, वो कौन सी है, कोरॉइड। ये भी मीजोडर्मल होती है ओरिजिन में, सेकंड लेयर है, मिडल लेयर कह सकते हैं। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है और इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, मतलब ये वेस्क्यूलर होती है। ये ब्लू कलर की होती है, ब्लूइश कलर की होती है और इसके कलर का कारण होता है मिलेनिन। और मिलेनिन की वजह से ये ब्लूस कलर की होती है और एक डार्क रूम टाइप स्ट्रक्चर बनाती है, जिससे यहाँ पर अंदर एक डार्क रूम होगा तो जो इमेज यहाँ पर बनेगी वो अच्छे से विजुअलाइज की जाएगी। अब कोरॉइड जो है उसका जो 2/3 पोस्टीरियर पार्ट है, ये जो 2/3 पोस्टीरियर पार्ट देख पा रहे हैं आप यहाँ से, ये यहाँ तक का जो हिस्सा होता है वो बहुत थिन है, लेकिन जो एंटीरियर पोर्शन है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो, ये वाला जो स्ट्रक्चर जो है वो थिक है और इसे कहते हैं सीलियरी बॉडी। अब ये सीलियरी बॉडी जो है इसमें भी दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है सीलियरी प्रोसेस और एक होती है सीलियरी मसल्स। सीलियरी प्रोसेस जो होता है वो एक्वस ह्यूमर सिक्रेट करती है। क्या सिक्रेट करती है, एक्वस ह्यूमर, और एक्वस ह्यूमर यहाँ पर सिक्रेट होकर यहाँ पर इकट्ठा रहेगा। और ये एक्वस ह्यूमर बेसिकली जो ब्लड आता है उसके फिल्ट्रेशन से ही बनता है, तो इसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और ये न्यूट्रिएंट्स जो है लेंस और कॉर्निया को मिलेंगे। नेक्स्ट जो है सीलियरी मसल्स जो होती है एक तरह की मसल्स है, तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करवा सकती है और ये आई लेंस को अकोमोडेशन में हेल्प करती है, मतलब आई लेंस को फ्लैट कर सकती है, आई लेंस को थोड़ा थिक कर सकती है। ऐसा करके अपन दूर या पास का देखने के लिए आई लेंस को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सीलियरी बॉडी जो है इटसेल्फ कंटिन्यू फॉरवर्ड टू फॉर्म अ पिगमेंटेड ओपेक स्ट्रक्चर, और आगे की तरफ ये एक और स्ट्रक्चर बनाती है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं आइरिस। ये पिगमेंटेड स्ट्रक्चर है, कैसा है, पिगमेंटेड। पिगमेंटेड मतलब ये कलरफुल होगा और इसी की वजह से आंख का कलर होता है। ये जो आप फ्रंट पे ये इतना सा स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये आइरिस है, और जब आंख को अपन फ्रंट से देखते हैं तो ये वाला जो स्ट्रक्चर बीच में ये हल्के से इस सर्कल को छोड़ दिया जाए तो जो पूरा स्ट्रक्चर है वो आइरिस होता है, और जो अपने आंख का कलर होता है वो इस आइरिस की वजह से होता है। यहाँ पर देखो एक वर्ड लिखा होता है पिगमेंटेड, इसको अपन ने समझा। एक है ओपेक। ओपेक मतलब लाइट यहाँ से पास नहीं हो सकती, यहाँ कॉर्निया में अंदर तो चली जाएगी लेकिन यहाँ से लाइट पास नहीं हो पाएगी, तो फिर लाइट को पास होने के लिए आइरिस के ठीक बीच में गैप छोड़ा हुआ है और इस गैप को क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्यूपिल, ठीक है। आइरिस जो होता है वो आंख का कलर भी सेट करता है। उसके अंदर जो आइरिस में मसल्स होती है, रेडियल और सर्कुलर मसल्स, बाहर की तरफ रेडियल मसल्स है, अंदर की तरफ सर्कुलर मसल्स है, और इसके बीच में जो अपर्चर है उसे प्यूपिल कहते हैं। और ये आइरिस मसल्स जो होती है इस प्यूपिल की साइज को कम ज़्यादा कर सकती है। जैसे मान लो डिम लाइट है तो डिम लाइट के समय आइरिस की मसल्स जो है इस प्यूपिल को बड़ा कर देगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर की तरफ एंटर करे। और जब इंटेंस लाइट होती है तो उस समय ये आइरिस की मसल्स इस प्यूपिल को एकदम छोटा सा कर देती है, ठीक है, जिससे कम लाइट एंटर करे। अब बात करते हैं कोराइड के फंक्शन की। तो कोराइड जो है बेसिकली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है और कैविटी को डार्कन करने का काम करता है। इसके अंदर सीलियरी बॉडी जो होती है वो बेसिकली लेंस को मतलब थिन या थिक कर सकती है। आइरिस का अभी अपन ने फंक्शन देखा ही है, ये जो होती है वो लाइट कितनी अमाउंट में अंदर जाए उसको कंट्रोल करता है, क्योंकि इसके बीच में जो गैप होता है उसे प्यूपिल कहते हैं और प्यूपिल की साइज को कम ज़्यादा ये आइरिस करती है, ठीक है। इस तरीके से ये अपने सेकेंड लेयर फंक्शन करती है, ठीक है। अब अपन लेते हैं थर्ड लेयर जो कि है रेटिना। रेटिना जो होती है इनर मोस्ट लेयर होती है, और ये जो होती है इसे न्यूरल लेयर भी कहते हैं, क्योंकि यहां से न्यूरॉन निकलते हैं और जो इमेज रेटिना पर बनती है उसकी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है। अब रेटिना जो है उसका अगर अपन स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर कुछ ऐसा होता है। देखो ये कोरॉइड है और इसके बाद ये पूरी रेटिना है, ठीक है। इसमें सबसे बाहर की तरफ एक पिगमेंटेड एपिथेलियम होती है, जो लाइट गिरती है अगर एक्सेस ऑफ लाइट है तो उसे एब्जॉर्ब कर पाए, इसलिए एक पिगमेंटेड एपिथेलियम होती है, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखो फोटो रिसेप्टर की एक सेल होती है। तो जो अपनी बुक है एनसीईआरटी उसमें लिखा हुआ है कि यहां पर जो है 3 तरह की सेल होती है, और अगर अंदर से बाहर की तरफ देखा जाए, मतलब यहां से देखो ये अंदर का मतलब ये रेटिना है और यहां से लाइट आ रही है तो ये अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ जाए तो यहां पर सबसे पहले देखो एक गैंग्लियन सेल की लेयर होती है,
फिर बाइपोलर सेल की एक लेयर होती है, फिर फोटो रिसेप्टर सेल की एक लेयर होती है, फिर पिगमेंटेड एपिथेलियम होती है, उसके पीछे जो होती है कोरॉइड, उसके बाहर क्या होगी, स्क्लेरा होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेल की लेयर होती थी। या तीन सेल है, गैंग्लियन सेल, बाइपोलर सेल और फोटो रिसेप्टर सेल। गैंग्लियन सेल क्यों है, आप सब जानते हैं, साइटोन का जो कलेक्शन होता है उसे अपन गैंग्लियन कहते हैं, तो एक लेयर उसकी होती है। यहाँ पर बाइपोलर सेल है, ठीक है, दो देखो दो पोल दिख रहे हैं इसके, और यहाँ ऊपर फोटो रिसेप्टर सेल है जो बेसिकली दो तरह के फोटो रिसेप्टर सेल रखती है, रॉड्स और कॉन्स। रॉड्स जो है वो नाइट या डिम लाइट विजन प्रोवाइड करवाती है, और कॉन्स जो है वो ब्राइट लाइट विजन प्रोवाइड करवाती है, साथ में कलर आइडेंटिफिकेशन भी करवाती है। तो ये अपने रेटिना के बारे में था। तो रेटिना जो होती है, देर आर इसमें तीन सेल तो हो ही गई है, और देर आर टू टाइप ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल, दो फोटो रिसेप्टर सेल होगी, रॉड्स और कॉन्स। These cell contain the light sensitive protein, जिन्हें अपन क्या कहेंगे, फोटो पिगमेंट्स कहेंगे। फोटो मतलब लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन, पिगमेंट्स क्योंकि ये कलर भी प्रोवाइड करवाती है। दो होते हैं रॉड्स और कॉन्स। रॉड्स जो है ट्विलाइट विजन या स्कोटोपिक विजन जो है वो प्रोवाइड करवाती है, और ऐसा क्यों, क्योंकि ये डिम लाइट का विजन प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, और ऐसा करने के लिए इसके पास में एक पिगमेंट होता है जिसे कहते हैं विजुअल पर्पल। विजुअल क्यों, क्योंकि इसे अपन देख पाते हैं। पर्पल क्यों, क्योंकि पर्पल कलर का होता है, और ये इसे रोडोप्सिन भी कहते हैं। अगर इस रोडोप्सिन को देखा जाए, ये किसका बना होता है, तो ये भी दो चीज का बना होता है। विटामिन ए जिसे अपन रेटिनॉल कहते हैं, उसका एल्डिहाइड डेरिवेटिव होता है। और एल्डिहाइड आपने नेमिंग देखी होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब भी एल्डिहाइड का नाम लिखते हैं तो उसके पीछे ए एल लगाते हैं, तो यहां इसको कहेंगे रेटिनेल। तो विटामिन ए का ये एल्डिहाइड डेरिवेटिव है। और दूसरा होता है ऑप्सिन प्रोटीन होता है, जो यहां पर है स्कोटोप्सिन प्रोटीन होता है, या फिर खाली आप ऑप्सिन प्रोटीन भी लिख सकते हैं। इन दोनों से मिलकर रोडोप्सिन बनता है, जिसे विजुअल पर्पल कहते हैं। और इस पिगमेंट की वजह से रॉड्स जो होती है वो डिम लाइट विजन प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, एक और चीज, ये रेटिनेल के बिना तो काम चलेगा नहीं, और रेटिनेल तब तक नहीं बनता जब तक विटामिन ए ना मिले। यही वजह है कि विटामिन ए आंखों के विजन के लिए बहुत जरूरी होता है। दूसरी है कॉन्स, जिसे डे लाइट विजन या फोटोटॉपिक विजन प्रोवाइड करवाती है। इसके अंदर भी एक प्रोटीन होता है जो वॉयलेट कलर का होता है, इसी वजह से इसे विजुअल वॉयलेट कहते हैं। और इसमें जो पिगमेंट है उसे आयोडोप्सिन भी कहते हैं। तो इसमें होता है रोडोप्सिन, इसमें आयोडोप्सिन, इसमें विजुअल पर्पल, इसमें विजुअल वॉयलेट। ठीक है, ये भी दो चीजों का बना होता है, जैसे कि ये बना होता है रेटिनेल और फोटोप्सिन का बना होता है। अब फोटोप्सिन जो है वो तीन तरह के होते हैं। इरिथ्रोप्सिन जो रेड कलर की इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, साइनोप्सिन जो ब्लू कलर के लिए, और क्लोरोप्सिन जो ग्रीन कलर के लिए। और इन तीनों से ही अपन सारे कलर देख पाते हैं। तो बेसिकली कलर आइडेंटिफिकेशन भी किससे होता है, कौन से होता है। अब इसमें कॉन्स में कौन सा फोटोप्सिन है, उसके बेसिस पे कॉन्स तीन तरह के होंगे। ठीक है, एक रेड कलर के लिए कौन होंगे, एक ब्लू कलर के लिए, एक ग्रीन कलर के लिए। और जब अपन इसको अभी आगे अपन देखेंगे, एक कॉन को एस कहेंगे, एक को एम कहेंगे, एक को एल कहेंगे। जिससे ग्रीन कलर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है उसे एम कहेंगे, जिससे ब्लू कलर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है उसे एस कहेंगे, और जिससे रेड कलर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है उसे एल कहेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है तो ब्लू वाले को एस बोल दिया, रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है तो उसे एल बोल दिया लॉन्ग, और जो ग्रीन कलर है वो बीच में आता है इसलिए उसे एम कॉन बोल दिया। इसे अभी अपन आगे लिख लेंगे। ठीक है, तो रॉड्स और कॉन से अपन को क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, अपन देख पाते हैं। तो ये बेसिकली फोटो रिसेप्टर सेल है, और ये लाइट को क्या करेगी, जब लाइट इन पर गिरती है तो इनमें कुछ केमिकल चेंजेज होते हैं, और उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है बाइपोलर सेल में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, और फिर वो एक्शन पोटेंशियल या इंपल्स यहां से होते हुए बाइपोलर न्यूरॉन से गैंग्लियन में जाएगी, और फिर यहां से ऑप्टिक नर्व से होते हुए कहां तक चली जाएगी, ब्रेन तक चली जाएगी। और इस तरीके से अपन देख पाते हैं। इसे अभी अपन अलग से भी करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ विजन में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपने तीनों लेयर के बाद में कुछ और पॉइंट रह गए, उसको देखते हैं। पहला है लेंस। तो आंख में एक लेंस भी होता है, और ये कैसा होता है, बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है, क्रिस्टलाइन लेंस होता है। और ये जो होता है ऐसे लटका हुआ रहता है, और इसको सीलियरी बॉडी दोनों तरफ से ऐसे पकड़ के रखती है, किसकी हेल्प से, सस्पेंसरी लिगामेंट की हेल्प से। ठीक है,
फिर है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व कैसी होती है? सेंसरी नर्व होती है, क्योंकि ये सेंस ऑर्गन की तरफ से जाएगी, इंफॉर्मेशन लेकर जाएगी, और ये विजुअल इंपल्स को रेटिना से ब्रेन तक ले जाती है। The region from optic nerve arise not contain photoreceptor cell। और जिस जगह से ऑप्टिक नर्व निकलती है उस जगह पर फोटोरिसेप्टर सेल्स नहीं होती, और फोटोरिसेप्टर सेल नहीं होगी तो फिर करेंगे क्या? तो वहां पर अपन को विजन नहीं होता। इसी वजह से उस पर्टिकुलर स्पॉट को कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। कहेंगे क्या? कहेंगे ब्लाइंड स्पॉट। तो आप ये नोट कर लीजिए। फिर कुछ और पॉइंट रह गए आंख के बारे में, वो देखते हैं, और फिर मैकेनिज्म ऑफ विजन देखेंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट एक और स्ट्रक्चर अपन को करना है जो कि है फोविया। देखो ये ब्लाइंड स्पॉट है, और इस ब्लाइंड स्पॉट के ठीक पास में एक और डिप्रेशन दिख रहा है आपको, और ये स्ट्रक्चर फोविया कहलाता है। इसके बारे में समझते हैं। तो देयर इज अ येलोइश पिगमेंटेड स्पॉट, और इसे येलो स्पॉट या मैक्यूला लूटिया कहते हैं। ये कहाँ होता है? रेटिना में, लेटरल टू ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट के लेटरल साइड में होता है। ठीक है, और इसके अंदर एक सेंट्रल पिट होता है, इसके अंदर एक पिट होता है, और इसे कहते हैं फोविया। अब फोविया बेसिकली रेटिना का ही थिन आउट पोर्शन है। इसे अपन इस डायग्राम से समझते हैं। देखो ये फोविया, इसको अगर जूम आउट करूं तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये बेसिकली पूरी रेटिना है। तो ये रेटिना की पिगमेंटेड एपिथेलियम है। फिर इसके बाद में आप देखो ये दो तरह के फोटो रिसेप्टर देख पा रहे हैं। जो पर्पल कलर के वो जो है वो कॉन्स है, और जो ये जो येलो येलो दिख रहे हैं वो रॉड्स है। तो रॉड्स कॉन्स होते हैं। उसके बाद देखो ये बाइपोलर न्यूरॉन की लेयर है, और उसके बाद गैंग्लियन की लेयर है, और उसके बाद यहाँ से नर्व्स निकल रही है। अब जो मेन चीज है जो अपन को समझनी है वो ये है कि जो जहां पर ये पिट बन रहा है, इस पिट वाली जगह पर देखो, एक तो यहाँ पर ये ना तो गैंग्लियन की लेयर है और ना ही बाइपोलर सेल की लेयर है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फोटो रिसेप्टर लेयर है, और फोटो रिसेप्टर में भी सिर्फ और सिर्फ कॉन्स है। तो यही वजह है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि फोविया इज थिन आउट पोर्शन ऑफ रेटिना। ये रेटिना का थिन आउट पोर्शन है जहां पर सिर्फ कॉन्स होते हैं, कोई बाइपोलर सेल्स नहीं होती, गैंग्लियन सेल्स नहीं होती। और यही वजह है कि यहाँ पर सबसे क्लियर इमेज बनती है। ठीक है, ग्रेटेस्ट विजुअल एक्टिविटी और रिजोल्यूशन जो होती है वो यहाँ फोविया वाले रीजन में ही होती है। कोन्स पे गिरेगी लाइट, और अच्छे से अपन देख पाएंगे। ठीक है, एक और चीज इस लेयर में देखो, यहाँ पर पिगमेंटेड एपिथेलियम का फंक्शन भी लिखा हुआ है कि रेटिना जो होती है वो एब्जॉर्ब कर पाती है एक्सेस लाइट को। फिर ये रॉड्स और कॉन्स है, फिर बाइपोलर न्यूरॉन है, उसके बाद गैंग्लियोनिक सेल है। ठीक है, तो आपने रेटिना का स्ट्रक्चर भी अच्छे से देख लिया, और ये अपना फोविया था। अब अपने एक और चीज बचती है, एक्वस चैम्बर और विट्रस चैम्बर। इसको भी समझते हैं, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अपन लेते हैं एक्वस और विट्रस चैम्बर के बारे में। तो देखो लेंस जो है वो अंदर की इस कैविटी को दो पोर्शन में डिवाइड कर देता है, एक ये वाला और एक ये वाला। जो लेंस और कॉर्निया के बीच में ये वाला स्ट्रक्चर जो देख पा रहे हैं, ये वाला जो चैम्बर देख पा रहे हैं, इसे कहते हैं एक्वस चैम्बर। और लेंस और रेटिना के बीच में जो ये वाला चैम्बर है, बड़ा चैम्बर है, इसे विट्रस चैम्बर कहते हैं। तो द स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, कॉर्निया और लेंस के बीच में जो है एक्वस चैम्बर, एंड द स्पेस बिटवीन लेंस एंड रेटिना, लेंस और रेटिना के बीच में जो स्पेस है उसे विट्रस चैम्बर कहते हैं। एक्वस चैम्बर में थिन वाटरी फ्लूइड होता है जिसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं, और यहाँ पर ट्रांसपेरेंट जेल लाइक फ्लूइड होता है जिसे विट्रस ह्यूमर कहते हैं। एक्वस जो चैम्बर में जो फ्लूइड है वो क्या करता है? सप्लाई करता है न्यूट्रिशन को, और किस किस को देगा? लेंस को और कॉर्निया को, क्योंकि ये दोनों एवेस्क्युलर है तो फिर इन्हें न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। और एक्वस ह्यूमर के पास न्यूट्रिशन कहाँ से आया? क्योंकि वो सीलियरी प्रोसेस से बनता है, और सीलियरी प्रोसेस के पास ये जो है पीछे की तरफ क्या थी? कोरोइड। तो यहाँ तक ब्लड वेसल्स आती है, तो यहाँ ब्लड से ही फिल्टर होकर ये बनता है। अब बात करते हैं विट्रस फ्लूइड का क्या फंक्शन है। तो विट्रस फ्लूइड जो है आई बॉल का शेप मेंटेन करने में हेल्प करता है, और सपोर्ट करता है किसको? लेंस और रेटिना को। तो इस तरीके से अपने आंख का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है, आई का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। अब अपन देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ विजन कि अपन देख कैसे पाते हैं। वैसे अपन ने ये चीज रेटिना में समझ ली है, पर अपन डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आज के फाइनल टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो कि बेसिकली है मैकेनिज्म ऑफ विजन।
तो देखो जब लाइट रे जो होती है, और वो भी कौन सी लाइट रे, विजिबल वेवलेंथ की, क्योंकि बाकी सबसे तो अपन विजन नहीं कर पाएंगे, तो सिर्फ विजिबल वेवलेंथ जो विबग्योर जो होता है, वॉयलेट से रेड तक चलता है, उस वेवलेंथ की लाइट जब रेटिना पर गिरती है तब अपन देख पाएंगे। अब रेटिना पर गिरने से पहले ये जो है दो चीजों की वजह से फोकस होगी। तो देखो लाइट जो है एंटर करती है कॉर्निया से, तो वहां से थोड़ी अंदर की तरफ फोकस होने लगती है, फिर लेंस जो है उसे मर्ज करेगा। तो फोकसिंग का काम दो स्ट्रक्चर करते हैं, कॉर्निया और लेंस। अब जब लाइट गिरेगी तो देखो लाइट जब इन इन फोटो सेंसिटिव सेल पर गिरती है तो यहां पर क्या होता है, देखो अभी अपन ने देखा था रेटिना में कौन कौन सी लेयर होती है, पहले पिगमेंटेड लेयर होती है, फिर फोटो सेंसिटिव सेल की लेयर होती है, फिर बाइपोलर न्यूरॉन, फिर गैंग्लियन, फिर उससे ऑप्टिक नर्व निकलते हैं। तो रेटिना जो होती है जनरेट पोटेंशियल, रेटिना जो होती है पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करती है, इसे भी अभी अपन ने समझा था। और जो कहाँ जनरेट होंगे, बेसिकली फोटो रिसेप्टर सेल रॉड्स और कॉन्स में होंगे, और फिर वो उनसे होते हुए ऑप्टिक नर्व से होते हुए विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन में चली जाएगी। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं। तो सबसे पहले लाइट जो होती है वो गिरती है जब रॉड्स और कॉन में, तो उनमें केमिकल चेंजेस लाती है। अब किस तरीके के केमिकल चेंज होंगे उसे अपन समझते हैं। देखो जैसे मान लो ये डिम लाइट है, और डिम लाइट में कौन काम करता है, रॉड्स काम करेंगे। रॉड्स में एक पिगमेंट होता है रोडोप्सिन, और रोडोप्सिन बेसिकली दो चीजों के मर्ज होने से बनता है, एक रेटिनेल और एक ऑप्सिन। अब रेटिनेल जो है वो दो फॉर्म में हो सकता है, सिस रेटिनेल और ट्रांस रेटिनेल। अपने सिस ट्रांस पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, वैसे ही। तो जो सिस रेटिनेल जब होता है तो उस समय ऑप्सिन इससे जुड़ सकता है, और ये दोनों जुड़े हुए होंगे तब इसे रोडोप्सिन कहेंगे। अब ये एक पिगमेंट की तरह काम करेगा, और जो है लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब भी कर सकता है। अब जब इस पे डिम लाइट गिरती है तो उस समय ये सिस रेटिनेल किस में कन्वर्ट होता है, ट्रांस रेटिनेल में कन्वर्ट होता है। और जब सिस ट्रांस में कन्वर्ट होता है तो ये ऑप्सिन इससे जुड़ा हुआ नहीं रह पाता और इससे अलग हो जाता है, और ये हुआ केमिकल चेंज। और जब ऐसा होता है तो कलर नहीं रहता इस चीज का। जो पहले कलर था कैसा था, ये क्या था, अपने विजुअल पर्पल था। तो जो कलर था वो नहीं रह पाएगा, और नहीं रह पाएगा इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं ब्लीचिंग। ब्लीच का क्या मतलब होता है, कलर उड़ना। तो जब रोडोप्सिन पे डिम लाइट गिरती है, डिम लाइट की बात कर रहे हैं क्योंकि रॉड्स डिम लाइट विजन ही प्रोवाइड करवाता है, जब डिम लाइट गिरती है तो सिस रेटिनेल और ऑप्सिन अलग अलग हो जाते हैं, और अलग होने का कारण क्या है, सिस रेटिनेल ट्रांस रेटिनेल में कन्वर्ट हो जाता है। और इस केमिकल चेंज की वजह से, ये जो केमिकल चेंज होता है इसकी वजह से सेल की परमेबिलिटी चेंज हो जाती है, और जब परमेबिलिटी चेंज होगी तो आयंस वगैरह अंदर बाहर जाने लगेंगे, और उसी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। ऐसा अपन ने चैप्टर के स्टार्ट में किया था। और वो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो इन रॉड्स में जनरेट होगा, और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होगी अगली लेयर बाइपोलर सेल में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगी, और ये एक्शन पोटेंशियल गैंग्लियोनिक सेल में जाएगी, और गैंग्लियोनिक सेल से होते हुए ऑप्टिक नर्व से होते हुए ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स में जाएगी, जहां इस इंफॉर्मेशन को एनालिसिस किया जाएगा, और पास्ट मेमोरी के बेसिस पर इसे अपन और अपन समझ सकते हैं और देख पाते हैं। ठीक है, तो ये सब है। अब अगर धीरे धीरे सारे रोडोप्सिन ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे तो फिर बाद में, थोड़ी देर बाद में क्या होगा, इसका मतलब वापस रोडोप्सिन भी बनता है। तो ट्रांस रेटिनेल जो है, रेटिनेल आइसोमेरिज्म जो जनरली डार्क में काम करता है, और ये ट्रांस रेटिनेल वापस किस में कन्वर्ट होता है, सिस रेटिनेल में। जैसे ही सिस रेटिनेल में कन्वर्ट होगा वापस इस पे ऑप्सिन जुड़ पाएगा, और वापस रोडोप्सिन बन जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, और ये कहलाएगा रीजनरेशन, जिससे वापस इंफॉर्मेशन लेने के लिए तैयार हो। ठीक ऐसा कैसा लाइट में भी होगा। लाइट में यह रोडोप्सिन की जगह आयोडोप्सिन हो जाएगा, सिस रेटिनेल वैसे के वैसे रहेगा, और ऑप्सिन दूसरे वाले हो जाएंगे। ठीक है, जो ऑप्सिन जो होते हैं वो बेसिकली तीन तरह के होंगे, किनके अंदर, कोन्स के अंदर, जो होंगे ब्लू कलर के लिए साइनोप्सिन, रेड कलर के लिए इरिथ्रोप्सिन, और ग्रीन कलर के लिए क्लोरोप्सिन होता है। वो कब हुई, जब उस पे इंटेंस लाइट गिरेगी, ब्लीचिंग होगा, अलग हो जाएंगे, इंपल्स जनरेट होगी, सब कुछ वैसा का वैसा होगा। बस अलग क्या है यहां पर ये समझना है कि कौन्स जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, एस, एम और एल। एस जो होता है ब्लू कलर के लिए, एम जो होता है वो ग्रीन कलर के लिए, एल जो होता है रेड कलर के लिए। कुछ बुक में एस को साइनोलेब, एम को क्लोरोलेब, और एल को इरिथ्रोलेब भी कहते हैं। और इन सब में भी क्या होगा, पिगमेंट होता है, और वो पिगमेंट में सिस रेटिनेल के साथ में या तो इरिथ्रोप्सिन, साइनोप्सिन या क्लोरोप्सिन होगा।
जब इंटेंस लाइट गिरेगी ब्लीचिंग होगा, सिस रेटिनल ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये ऑप्सिन अलग हो जाएंगे और फिर जिससे अपने क्या होगा, केमिकल चेंजेज होंगे, उससे इंपल्स जनरेट होगी, वो इंपल्स विजुअल कॉर्टेक्स तक जाएगी, वह एनालिसिस की जाएगी और वापस अंधेरे में ये वापस ऐसे बन भी जाएगा। ठीक है, तो सेम पैटर्न में दोनों चलते हैं। इस तरीके से अपन आंख क्या कर पाती है, देख पाती है। एक और चीज, रॉड्स जो होती है उसमें रोडोप्सिन होते हैं, वो कलर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देते। यही वजह है कि जब डिम लाइट होती है और अंधेरे में अपन देखते हैं किसी चीज को तो अपन को कलर कुछ खास पता नहीं चलते, लेकिन कॉन्स जो होते हैं वो ब्राइट लाइट में ही काम करते हैं और उस समय जो है अपन कलर आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, एक जो रॉड्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो हल्की लाइट गिरती है तो अभी काम करते हैं, यही वजह डिम लाइट में विजन प्रोवाइड करवाते हैं। कॉन्स ऐसे नहीं होते, कॉन्स तब ब्राइट लाइट गिरेगी तब भी काम करेंगे। जिन ऑर्गेनिज्म में सिर्फ रॉड्स होते हैं उनमें सिर्फ नाइट विजन होता है, जैसे कि उल्लू, और जिन ऑर्गेनिज्म में सिर्फ कॉन्स होंगे उनमें सिर्फ डे लाइट विजन होता है, जैसे कि मुर्गा होता है। ठीक है, अपन में दोनों तरह का विजन थोड़ा ठीक ठाक होता है, हालांकि अंधेरे का थोड़ा कम होता है लेकिन फिर भी अपन देख पाते हैं। तो इस तरीके से अपन में नाइट अपना जो विजन है, मैकेनिज्म ऑफ विजन है, वो इस तरीके से काम करती है। अब इस चैप्टर में सिर्फ एक टॉपिक बाकी रहा है, वो एक और सेंस ऑर्गन करना है, ईयर, जिसे अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।